चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी चैप्टर के गद्य खंड के 8वें चैप्टर जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ, मतलब जिसके लेखक है बिरजू महाराज। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में जीत जीत में निरखत हूँ का सारांश एकदम बेसिकली सारी बातों को बेटर से समझा दिया हूँ। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देखिए, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक ये प्रश्न उत्तर आपसे शायद नहीं बनने वाला है। तो एक बार जीत जीत में निरखत हूँ निबंध का जाकर आप सारांश जरूर देख लीजिए, तभी जाकर ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आएगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इसमें हम लोग सिर्फ इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। इसका सारांश ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में बन चुका है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। क्वेश्चन है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज के क्या संबंध है। देखो, बात सीधी सी है। लखनऊ इनका पैतृक जन्मभूमि था, मतलब उनका पूर्वज लखनऊ में ही रहा करते थे, और रामपुर में इनके पिताजी काम करते थे। लगभग 22 वर्ष से वहाँ पर रह रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है ना। तो लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज के क्या संबंध है, तो बस इतनी सी बात लिखना है कि लखनऊ में उनका जन्म, मतलब लखनऊ उनका जन्मभूमि था, लखनऊ उनका पैतृक भूमि था, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और वहाँ पर 5 साल के जब हो गए तब उनके पिताजी उनको रामपुर लेकर चले आए। देखो बाबू, बात सीधी सी है कि लखनऊ और रामपुर से बताना है कि बिरजू महाराज के क्या संबंध है। तो लखनऊ इनका जन्मभूमि था, मतलब इनका पैतृक भूमि था, और रामपुर में इनके पिताजी काम करते थे। तो 5 वर्ष के जब हो गए थे इनके पिताजी इनको रामपुर लेकर चले आए। वहाँ पर जब बिरजू महाराज आए तो रामपुर में जहाँ पर काम करते थे नवाब साहब के यहाँ, उनके यहाँ बिरजू महाराज नौकरी करने लगे थे। तो बस इतनी सी बातें, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज के क्या संबंध है। तो लिखना कि लखनऊ जो है ना उनका जन्मभूमि है, अपना पैतृक भूमि है, और रामपुर उनके पिताजी काम करते थे। इस कारण से वहां पर पिताजी उनके सारा परिवार रामपुर में रहते थे। ठीक है। अब देखो, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है। देखो, जब 6 वर्ष के हो गए थे तब वो नवाब साहब के यहाँ, मतलब रामपुर में नवाब साहब के यहाँ कौन, बिरजू महाराज नौकरी करते थे। अब इनके पिताजी बोलते थे कि नहीं, मेरा बेटा जो ना नौकरी नहीं करेगा, मतलब इनके पिताजी का नाम था कि मेरा बेटा जो है ना नौकरी नहीं करेगा। तो नवाब साहब से जाकर बोलते कि देखिए, मैं अपने बेटे को भी इतने कम उम्र में आपके पास नृत्य नहीं करने देना चाहता हूँ। तब वो बड़े ठाठ से बोलता है, एकदम जो नवाब साहब तो ठाठ से बोलता है कि जब बेटा काम नहीं करेगा तो बाप को भी यहाँ पर नौकरी नहीं देंगे। ऐसे जो बड़े लोग होते हैं ना, ऐसे बिहेव करते हैं, एकदम दादा नहीं बोलते थे आज कि जब आपका मतलब हक जमाते हैं सब पूरा का पूरा। जैसे लग रहा था ना कि जो इनका बेटा था उसी का बेटा था, कि बेटा काम नहीं करेगा तो उसके बाप को भी काम करने नहीं देंगे। वही है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसादी क्यों चढ़ाया जाता है, या प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है। तो बात सीधी सी है, जब बिरजू महाराज का नौकरी छूट जाता है किनके पास, नवाब साहब के यहाँ से, तब उनके परिवार वाले हनुमान जी को क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन नौकरी कैसे छूटी है। देखो, रामपुर जब यहाँ पर बिरजू महाराज आए, कौन, बिरजू महाराज जब रामपुर आए तब ये नवाब साहब के यहाँ नौकरी करने लगे। मतलब नवाब साहब इनके नृत्य से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। मतलब इनका नृत्य इतना सुशोभक था ना कि जो नवाब साहब थे वो बिरजू महाराज को अपने तनख्वाह के रूप में बांध दिए, महीने के रूप में सेटअप कर लिए कि नहीं, तुम अच्छा नृत्य करते हो, तुमको मैं इतना महीने दूंगा। लेकिन इनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि बिरजू महाराज अभी इतना छोटे उम्र से उनके पास नौकरी करे। इसी कारण से जाकर उनके पिताजी बोलते हैं नवाब साहब से कि देखिए, मैं अपने बेटे को आपके पास नौकरी करने नहीं देना चाहता हूँ, नृत्य की दुनिया में नहीं लाना चाहता हूँ। तब वो नवाब साहब बोलता है कि देखो, अगर तुम्हारा बेटा डांस नहीं करेगा तो मैं तुमको भी नौकरी से निकाल दूंगा। इस कारण से नवाब साहब दोनों को नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकल जाने के बाद दोनों और या उनके परिवार जो होते हैं, लेखक के बिरजू महाराज की जो परिवार है, वो सब क्या करते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके परिवार वाले चाहते थे कि मेरा बेटा का क्या करे, नौकरी छूट जाए। ठीक है, आगे देखो, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किन के संपर्क में है। देखो, नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहली बार लेखक किससे जुड़े थे। तो यहाँ से जब नवाब साहब के यहाँ नौकरी छूटी तो वो लोग दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में जाने के बाद हिंदुस्तान म्यूजिक संस्था से वो लोग जुड़ गए। मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक नृत्य संस्था था, वहाँ पर जुड़ गए। और किनके संपर्क में है, तो निर्मला जोशी के संपर्क में आ गए। सीधी सी बात है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहली बार वो कौन सी संस्था से जुड़े, तो नृत्य लिखेंगे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक नृत्य संस्था से वो जुड़ गए। किससे जुड़ गए, हिंदुस्तानी म्यूजिक नृत्य संस्था से जुड़े। और वहाँ किनके संपर्क में है, तो निर्मला जोशी के संपर्क में आ गए। देखिए,
प्रश्न नंबर 4, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? देखो, अपने पिताजी और चाचा शंभू महाराज के संग नाचते हुए बिरजू महाराज को सबसे पहली बार पुरस्कार मिली थी, ठीक है ना। बिरजू महाराज मतलब किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को सबसे पहली बार पुरस्कार मिला था? तो बस इतनी बातें लिखना है कि अपने पिताजी के संग और अपने चाचा शंभू जी के संग नाचते हुए लेखक को सबसे पहली बार पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। देखो, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनके पिताजी थे, और जज कौन था, तो उनकी माँ था। तो जज की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो लिखना है बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी है। मतलब उनके जो पिताजी थे वो गुरु होने का काम किए। कहने का मतलब है उनके पिताजी ही उनको, किनको, बिरजू महाराज को मतलब नृत्य की शिक्षा देते थे। मतलब है अपना शिष्य बना लिए थे अपने बेटे को। कौन? उनके पिताजी। यानी बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वो बिरजू महाराज को अपना शिष्य, अपने स्टूडेंट बना लिए थे, और स्टूडेंट बनाने के लिए 500 रुपये लिए थे। इनके पिताजी बोले कि मैं तुमको तालीम तभी दूंगा स्टूडेंट का, मतलब शिष्य का, जब मैं तुम्हें गंडा बांधूंगा, और गंडा बांधने के लिए मैं तुमसे 500 रुपये लूंगा। तब बिरजू महाराज क्या किए, मतलब 2-4 को प्रोग्राम इधर उधर किए, 500 रुपये इकट्ठा करके अपने पिताजी को दे दिए। यानी इनका गुरु कौन था? बिरजू महाराज का। तो बिरजू महाराज का गुरु इनका पिता ही था। बिरजू महाराज का गुरु कौन था? तो इनका अपना पिताजी था, और पिताजी से ही ये तरह तरह की नृत्य की शिक्षाएं लेते रहे। लेकिन 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। कब? जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, तो इनके पिताजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो बस इतनी बातें है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो लिखना बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके खुद पिताजी थे, ठीक है ना। पिताजी ही बिरजू महाराज को ज्ञान देने का काम करते थे। मतलब एक बार की बात है, इतना भी लिख देना है कि एक बार की बात है कि बिरजू महाराज के पिताजी बोलते हैं कि मैं तुमको अपना शिष्य तभी बनाऊंगा जब तुम मुझे 500 रुपये दोगे। मतलब तुमको शिष्य बनाने के लिए मैं 500 रुपये लूंगा, गंडा बांधने के लिए। गंडा का मतलब देखो होता है कि शिष्य बनाने के लिए गंडा बांध दिए थे कि अब से तुम मेरा क्या हो, शिष्य हो। ये पहले के जमाने में यूज होती थी, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। पिताजी उनको अच्छे मतलब नर्तक के या नृत्य की जानकारी दिया करते थे, उनकी कमी और गुणों को उजागर करने का काम करते थे। आगे बिरजू महाराज ने 6 नंबर देखिए, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? देखिए, 1950 ईस्वी में बिरजू महाराज 25-25 रुपए के आर्य नगर में 2 ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिए, और साथ में सीताराम बंगला नाम के एक लड़के को भी नृत्य सिखाते थे, और उससे क्या करते थे, हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ते थे। तो क्वेश्चन ये आ रही है कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? तो लिख सकते हैं 1950 ईस्वी में 25-25 रुपए के 2 ट्यूशन आर्य नगर में बिरजू महाराज देते थे, और सीताराम बंगला नाम के एक लड़के को वो नृत्य सिखाते थे, और उससे हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ने का काम करते थे। लेकिन फिर भी बिरजू महाराज क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखो, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, और उससे संबंधित प्रसंग को लिखना है। देखो, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था? जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो पिताजी का 10वें कार्यक्रम 13वें कार्यक्रम करने के लिए पैसे नहीं थे। तो अब बिरजू महाराज 10 दिन के अंदर में 2 प्रोग्राम करते हैं और 500 रुपये इकट्ठे करते हैं, और उसी 500 से अपने पिताजी का 10वें और 13वें का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अपने पिताजी का 10वां और 13वां काम कर देते हैं। मतलब कहते हैं लेखक बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन में ये सबसे दुखद समय आया था, जब मेरे पिताजी मर गए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। तब मैंने क्या किया, 10 दिन करने में 2 प्रोग्राम किया, 500 रुपये इकट्ठे किया, और उसी से मैंने अपने पिताजी का श्राद्ध क्रम पूरा क्लियर किया, ठीक है ना। यही बातें लिखनी है। आगे देखिए, 8 नंबर है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के कैसे संबंध था, उस पर प्रकाश डालना है। देखो, शंभू महाराज और बिरजू महाराज इन दोनों का संबंध चाचा और भतीजा का था। यानी बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। शंभू महाराज भी जो थे ना, वो नर्तक के मतलब नृत्य के एक अच्छे जानकार थे। यानी शुरू से अंत तक शंभू महाराज जो है ना, मतलब इनको अपना मार्गदर्शन देते रहे, बिरजू महाराज को ज्ञान देते रहे, नर्तक की नृत्य की जानकारी देते रहे। मतलब क्वेश्चन ये है कि बिरजू महाराज, यहाँ पर देख रहे हैं कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के कैसा संबंध है, संबंध पर प्रकाश डालना है। तो बस लिखेगा शंभू महाराज और बिरजू महाराज एक दूसरे का चाचा भतीजा है। शंभू महाराज चाचा है और बिरजू महाराज उनका क्या भतीजा है। शंभू महाराज भी नृत्य के अच्छे जानकार है। शंभू महाराज शुरू से अंत तक अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं लेखक को, बिरजू महाराज को अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर देखिए, कलकत्ते के दर्शकों
दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कलकत्ते के दर्शकों की बिरजू महाराज की प्रशंसा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कहने का मतलब जब भी कलकत्ता में नृत्य करने चले गए किए थे तो वहाँ पर इनके नृत्य का बहुत ज्यादा प्रशंसा हुआ था, लोग एकदम जो था बहुत खुश हो गए थे। और उसी समय इनकी क्या हो गई, तो इनके फोटो नाम अखबार में छप गई और उस समय से फेमस होते चले गए और 27 साल की उम्र में इनको संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, किनको, बिरजू महाराज को। तो वही है कि कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बस इतनी बात लिखना है कि कलकत्ते में जब इन्होंने अपना नृत्य किया तब वहाँ के सारे लोग तालियां बजाते रह गए, इनके नृत्य से बहुत ज्यादा खुश हुए और पहली बार वहाँ पर इनका फोटो और नाम अखबार में छपा और वहाँ से बिरजू महाराज फेमस होते चले गए और 27 साल की उम्र में इनको संगीत अकादमी पुरस्कार मिला। आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। देखो संगीत भारती में बिरजू महाराज 250 रुपये पे काम करते थे। वो दरियागंज में रहते थे। कहाँ रहते थे, दरियागंज में रहते थे। वहाँ से 5 या 9 नंबर के बस पकड़ के संगीत भारती में पहुँचते थे और साथ में अपने घर मतलब वहाँ पर वो 25-25 रुपये के 2 ट्यूशन पढ़ाते थे और सीताराम बंगला नाम के एक लड़के को वो कोचिंग देने का काम करते थे, नृत्य सिखाते थे और उससे खुद क्या करते थे, पढ़ाई लेने का काम करते थे। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन है संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी, ये लिखना है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो बस इतनी बातें समझ लीजिए कि संगीत भारती में बिरजू महाराज 250 रुपये पर काम करते थे और साथ में दरियागंज में रहते थे। तो वहाँ से वो 5 या 9 नंबर के बस पकड़ के संगीत भारती में पहुँचते थे और बिरजू महाराज को कभी काली मौका मिलता था किस में, तो संगीत भारती में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए। इसी कारण से बिरजू महाराज संगीत भारती को छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बातें आ रही है ना। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी, तो बस इतना लिखना है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज 250 रुपये पर काम करते थे, दरियागंज में रहते थे, वहाँ से 5 या 9 नंबर का बस पकड़ के संगीत भारती में पहुँचते थे। वहाँ पर बिरजू महाराज को कभी काली अपना प्रदर्शन करने के लिए मौका मिलता था। इसी कारण से बिरजू महाराज संगीत भारती को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई। आगे देखिए बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन कौन से वाद्य बजाते हैं। देखिए बिरजू महाराज नृत्य कला को छोड़कर वो सितार, गिटार, हारमोनियम ये सब क्या करते हैं, और भी बहुत सारा तबला उबला वाद्य यंत्र बजाने का काम करता है। तो आंसर लिखिएगा बिरजू महाराज नृत्य कला के अलावा भी हारमोनियम, सितार, गिटार, तबला आदि बहुत सारे मतलब क्या करते हैं, वाद्य यंत्र बजाने का काम करते हैं। इतनी बात आपको लिख देनी, ये लंबा क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। देखो बिरजू महाराज के पिताजी मर गए तो बिरजू महाराज जब 18 साल के थे तब उनकी मां घबरा कर बिरजू महाराज की शादी कर देती है। जबकि लेखक शादी करना चाहता नहीं है, बिरजू महाराज शादी करना नहीं चाहता है, लेकिन मां की बातों को मानना पड़ा और शादी करना पड़ा। लेखक कहते हैं, बिरजू महाराज कहते हैं कि मैं अपनी शादी करना सबसे बड़ी भूल मानता हूँ क्योंकि मेरी बर्बादी के कारण शादी हो गया। ऐसे में शादी ब्याह होता है तो बर्बादी होता है। सब आदमी शुरू में बोलता है सबकी एकदम शादी हो जाता है, तो वो शादी हो जाने के बाद में मालूम चलता है कि क्या असर पड़ने वाला है, समझे ना। इसलिए बाबू अभी शादी ब्याह का चक्कर मत रहो, मोना सोना का चक्कर मत रहो, अभी पढ़ाई लिखाई के ध्यान में दो, मतलब पढ़ाई लिखाई के चक्कर में रहो, लाइफ बन जाएगी, मोना सोना बहुत मिलेगा आपको। तो हम लोग यहाँ पर थे कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज मतलब क्या बताते हैं। तो बात सीधी सी है, बिरजू महाराज बोलते हैं कि जब मैं 18 साल का था तो मेरी माँ घबरा कर मेरी क्या करी, शादी कर दी पिताजी के मरने के बाद। जब शादी हो गया तो मेरी शादी होने के बाद मुझे काम करना पड़ा अपनी पत्नी के लिए, नहीं तो मैं पहले ही काम धाम करके फेमस हो गया रहता, मतलब नृत्य सीखकर फेमस हो गया रहता। लेकिन मान लीजिए कि शादी ब्याह होगा, परिवार होगा, तो भाई उसके लिए कमाना तो जरूरी है ना। नहीं कमाएंगे तो उसको खिलाएंगे कैसे, वो उतने दूर से आई है, मेरे पास आई है, तो कहीं ना कहीं उसको खिलाना तो फर्ज बनता है, सुख सुविधा देना फर्ज बनता है। तो वही लेखक बोलते हैं कि मैं अपनी शादी करके सबसे बड़ी भूल कर दिया, मुझे शादी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी माँ की बातों को मानना पड़ा। माँ पिताजी के मर जाने के बाद माँ घबरा कर मेरी शादी कर दी और वहीं से समझो कि मेरी बर्बादी का कारण स्टार्ट हुआ। मैं अपनी पत्नी की वजह से काम धाम इधर उधर कमाते रहा। आगे देखिए, हाँ यहाँ पर देखते हैं बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या रहा है। शागिर्दों का मतलब होता है शिष्य, शिष्य का मतलब स्टूडेंट, मतलब बिरजू महाराज अपने शिष्यों के बारे में क्या बोलते हैं। देखो बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरा सबसे पुराना जो शिष्य है वो रसीम वाजपेयी है। ये जो आपका जीत जीत में लिखा हूँ, ये रसीम वाजपेयी क्या करता है, बिरजू महाराज का अथी करता है, इंटरव्यू लेता है, वही इंटरव्यू है इसमें छप गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो
सरगिंदों के बारे में बिरजू महाराज की क्या राय ये बताना है। तो बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरा सबसे पुराना स्टूडेंट मतलब पुराना शिष्य जो है ना वो रसीम वाजपेयी है, ठीक है ना। और उसके बाद एक खानदानी लड़की है जिसका नाम सरस्वती है, वो 15 से 20 साल से क्या कर रही है, मेरे साथ काम कर रही है। और एक और विदेशी लड़की है जिसका नाम वैसेविक है, वो भी मेरे पास क्या कर रही है, रियाज कर रही है। मतलब ऐसे बहुत तरह की जो लड़कियां मेरा शिष्य बनी हुई है और मेरे पास क्या करते हैं, नृत्य सीखने का काम करती है। और एक और नाम बताते हैं, दुर्गा नाम की लड़की जो क्या करना चाहते हैं, नृत्य सीखना चाहती है, लेकिन वो गरीब है, वो भी तरक्की कर रही है लेकिन गरीब है, वो नचना चाहती है। मतलब क्या, वो गरीब है फिर भी उसका मन है कि मैं नृत्य सीखूं और आगे क्या करूं, तरक्की करूं। यानी इस तरह से देखी जाए तो लड़कियां जो है ना नृत्य सीखने के लिए तत्पर होते जा रही है, लेकिन लड़के को जो है ना नृत्य में मन नहीं लगता। यहाँ तक कि लेखक का जो दो लड़का था, राम मोहन और कृष्ण मोहन, वो दोनों भी नृत्य नहीं सीखना चाहते थे। उन दोनों का नृत्य में मतलब मन लगता ही नहीं था। लेखक के बिरजू महाराज के दो लड़के थे, कृष्ण मोहन और राम मोहन, दोनों नृत्य सीखना ही नहीं चाहते थे, जबकि दूर दूर से विदेश से लड़कियां आकर इनसे नृत्य सीखने का काम कर रही थी, कथक नृत्य जिसको कहते हैं, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही होगी सारे। बिरजू महाराज की अपनी सरगिदों के बारे में क्या राय है, तो बस इतनी बात लिखना है कि बिरजू महाराज की सबसे पहली शिष्या रसीम वाजपेयी है, जो बहुत ही पुराने समय से उनके साथ काम कर रही है, नृत्य सीख रही है। और उसके बाद एक खानदानी लड़की जिसका नाम सरस्वती है, वह 15 से 20 साल की वर्ष तक 20 साल से क्या कर रही है, इनके संग काम कर रही है। और एक विदेशी लड़की है जिसका नाम वैसेविक है, वह भी तरक्की कर रही है। और ऐसे तरह तरह की लड़कियां उनके पास नृत्य सीख रही है। और साथ में एक दुर्गा नाम की लड़की, वह बहुत गरीब है लेकिन फिर भी वो नृत्य सीखना चाहती है और तरक्की करना चाहती है। ऐसे लड़कियां जो है ना नृत्य के क्षेत्र में आगे होते जा रही है, लेकिन लड़के का जो मन है नृत्य के क्षेत्र में तनिक भी नहीं लग रहा है। कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि मेरा जो लड़का है राम मोहन कृष्ण मोहन, वो नृत्य सीखना नहीं चाहते, उनका नृत्य में तनिक भी रुचि के नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात आपको लिखनी है। आगे देखिए 14 नंबर, व्याख्या करना है। 500 रुपए देकर मैंने गंदा बंधवाया। कौन नंबर, व्याख्या करना था। पहली बात ये लिखना होगा कि ये जो पंक्ति है जीत जीत में निरखत सूत्र से लिया गया, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें समझने वाली है कि 500 रुपए देकर मैंने गंदे बनवाया। तो यहाँ पर देखो लेखक के जो पिताजी बिरजू महाराज के जो पिताजी है, वो बोलते हैं कि देखो बिरजू, मैं तुमको अपना स्टूडेंट अपना शिष्य तभी बनाऊंगा जब मैं गंदा बांधने के लिए तुमसे 500 रुपये लूंगा, मतलब अपना शिष्य बनाने के लिए 500 रुपये लूंगा। तब बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम करते हैं, 500 रुपये कमाते हैं और वो 500 रुपये अपने पिताजी को देते हैं और अपने पिताजी का वो शिष्य बन जाते हैं, मतलब तालीम ले लेते हैं कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो कितने क्या लिखना है आपको, ये लिखना है कि यह जो पंक्ति है जीत जीत में निरखत से लिया गया, जिसके लेखक है बिरजू महाराज। इसमें लेखक के पिताजी कहते हैं कि देखो बिरजू, मैं तुमको अपना शिष्य तभी बनाऊंगा जब मैं गंदा बनूंगा और तुमसे 500 रुपये लूंगा। तो बिरजू महाराज 2 दिन के अंदर में प्रोग्राम करते हैं, 500 रुपये इकट्ठा करके लेखक को, मतलब लेखक के पिताजी को, अपने पिताजी को देते हैं। तब जाकर उनके पिताजी तालीम बांधते हैं अपने स्टूडेंट का, मतलब अपना स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने बेटे को बना देते हैं। ख नंबर है, मैं कोई भी चीज़ चुराता नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। देखो कहने का मतलब है, लेखक बोलते हैं बिरजू महाराज कि मैं कोई भी नई चीज़ चुराता हूँ। मतलब क्या होता है, कई लोगों को अपने बेटे के लिए मोह माया होती है, ठीक है ना, कि मैं इसको, मतलब क्या है ना कि मान लीजिए घर में आपका, जैसे मान लीजिए कि आप 2 भाई, ठीक है ना, आपकी पत्नी आ गई, उनकी भी पत्नी आ गई। अब देखिए आपका भी 2 लड़का, उनका भी 2 लड़का, तो आपका जो 2 लड़का है, आप अपने लड़के को बहुत ज़्यादा मानदार करेंगे, लेकिन वही अपने भाई के लड़के को कई बार देखी जाती है, ऐसा नहीं बोलो कि आप नहीं करते हैं, अपने भाई के लड़के को कम मानदान करता है सब। अपना बेटा रसगुल्ला खाए तो उसको रसगुल्ला नहीं खिलाएगा सब, क्योंकि देखो अपने बेटे और बेटी के लिए क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मोह माया होता है, अपने औलाद के लिए ज़्यादा मोह माया होता है, अपने भाई की औलाद के लिए उससे थोड़ा सा कम होता है। तो वही बातें हैं, लेखक बोलते हैं कि मैं कोनो चीज़ नहीं चुराता हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता हूँ कि हर चीज़ अपना बेटा के लिए रखना, ये अपना मतलब ये अपने बेटे को सिखाना नहीं। जो चीज़ मेरे पास मैं एकदम क्लियर सिखाता हूँ ताकि वो भविष्य में कुछ बन सके, किसी लायक बन सके, ठीक है ना। तो लेखक बोले कि मैं भेदभाव नहीं करता हूँ कि मैं इसको कम सिखाऊंगा ताकि ये कम रह जाए, ठीक है ना, मैं इसको कम सिखाऊंगा ताकि ये कम रह जाए, और जो ज्ञान अपना बेटा के देख एकदम महान बना देंगे। लेखक बोले कि ऐसा मैं कोई काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। वही बातें बोलते हैं, मैं कोनो चीज़ नहीं चुराता हूँ। लेखक कहते हैं मैं कोई भी चीज़ नहीं चुराता हूँ कि अपने बेटे के लिए ये रखना, अपने बेटे को ये सिखाना, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैं सबको अपने बेटे के जैसा ही मानता हूँ और सबको ऐसा ज्ञान देता हूँ ताकि लाइफ में वो सब कोई अपने रास्ते से आगे बढ़ सके, ठीक है ना। आगे देखो 2 नंबर है, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। अब लेखक कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तान में नृत्य करने गया था, तो वहाँ पर खातून नाम की एक लड़की मेरे नृत्य को देखकर वो सुभान अल्लाह करने लगी। तब लेखक बोलते हैं
तब लेखक कहते हैं कि लगता है कि मेरे भी आशिक यहाँ पर बहुत सारे हैं। मतलब लेखक कहते हैं बिरजू महाराज कि मेरे भी आशिक यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो दीवानी बनी है वो मेरा दीवानी नहीं बनी है, मेरे नाचने वाले का मतलब मेरे नाच का, मेरे नृत्य का दीवानी बनी है। मेरी चेहरा इतना सुंदर नहीं है कि वो जो सुंदर लड़की थी खातून, वो मुझ पर आकर्षित हो जाएगी। वो सिर्फ मेरी दीवानी होगी, मेरे नृत्य का दीवानी हो चुकी है, वो मेरा दीवानी नहीं है। इसका मतलब है कि मैं उसका असिस्टेंट हूँ और उस नाचने वाले का, मतलब नाचने वाले का मैं क्या हूँ, असिस्टेंट हूँ। और सब कोई दीवाना किसका और है, तो उसके कला का हुआ है, उसका दीवाना कोई नहीं हुआ। देखो रियल में आदमी का कोई दीवाना नहीं होता है, उसके कला का, उसके परफॉर्मेंस का, उसके जलवा का, उसके प्रदर्शन का सब कोई दीवाना होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए को कभी भी पूजा जो होता है ना, इंसान की स्थान और स्थिति का होता है। जैसे एग्जाम्पल बता दूँ सांप की, सांप को लोग इधर उधर देखते हैं तो लाठी से मारते हैं, उसी को अगर मंदिर पर देखेंगे तो आरती उतारते हैं, दूध पिलाते हैं लोग। इससे समझिए कि आदमी के स्थान और स्थिति का पूजा होता है, उसके रूपरेखा का तरीकों पूजा नहीं होता है। रूपरेखा लेके चटना नहीं है, इसलिए रूपरेखा का चक्कर में पढ़ो 50 मत पढ़ो, मतलब रूपरेखा का चक्कर में मत पढ़ो और 50-50 को क्रीम मत लगाओ। लोग पहले ध्यान दो अपने लाइफ को संवारने के लिए, मतलब पढ़ाई में अपने आप को झोंक दो। पढ़ाई एक ऐसा यंत्र है जो आपको पूरी तरह से लो लेवल से हाई लेवल पर उठाकर ले जाएगी। इसलिए भाई लोग ध्यान दो पढ़ाई लिखाई पर, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पर थे कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। तो लिखने वाली बात है कि यह जो पंक्ति है जीत जीत में निखत से ली गई है, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी है। यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि जब मैं एक बार पाकिस्तान में नृत्य करने के लिए गया था, कहाँ गया था, नृत्य करने के लिए गया था, कहाँ पर, पाकिस्तान में नृत्य करने के लिए गया था। तो एक खातून नाम की लड़की मेरे नृत्य को देखकर सुभान अल्लाह करने लगी। तब मुझे एहसास हुआ, मतलब जब वो खातून नाम की लड़की सुभान अल्लाह करने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर भी मेरे दीवाने मौजूद है। लेकिन वो लड़की मेरे दीवाना नहीं बनी है, वो मेरे नृत्य का दीवाना बनी है। इसका मतलब मैं नाचने वाले का, मतलब उस नाचने वाले का क्या हूँ, असिस्टेंट हूँ। जो नृत्य है उसका मैं क्या हूँ, असिस्टेंट हूँ। ये बातें बोलते हैं। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। देखो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। किसको मानते थे, अपनी माँ को मानते थे। क्यों, क्योंकि माँ ही बिरजू महाराज के कमियां को निकालती थी, उसको अवगुण को निकालती थी और बिरजू महाराज को सिखाने का काम करती थी। देखो कहने का मतलब वही आदमी आगे बढ़ सकता है जना के अंदर कमी निकलेगा, ठीक है ना। अब जो अपने आप को समझेगा कि हम तो भाई पूर्णतः एकदम विकसित है, तो वो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अपने अंदर कभी भी देखो घमंड नहीं लानी चाहिए। सबसे बड़ा घमंड होता है कि आदमी को खा जाता है, समझे ना। हाय और घमंड, ये दो मतलब ऐसी चीज है जो मनुष्य को खाने का काम करता है। इसलिए घमंड अपने अंदर मत लाओ, ठीक है। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं, तो लिखना है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते हैं, क्योंकि माँ ही बिरजू महाराज के अवगुण को, कमी को निकालती है। जब बिरजू महाराज डांस करते हैं तो उसके नृत्य को माँ देखती है और बताती है कि बेटा ये कमी है, ऐसे सुधार करो, वैसे सुधार करो। तो बिरजू महाराज अपना जज अपनी माँ को मानते हैं, क्योंकि माँ उसके नृत्य को देखकर उसके कमी को, उसके अवगुण को निकालती है और दूर करवाती है, ठीक है ना। अब अंतिम क्वेश्चन है 16 नंबर, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क बताते हैं। लेखक बोलते हैं बिरजू महाराज की जब हम लोग का जमाना था उस समय बता रहा हूँ कि कहीं भी डांस करने के लिए बोल दिया जाता था, थोड़ा सा गड्ढा उड्ढा भी है, नीचे भी बोल दिया जाता था, डांस हम लोग कर लेते थे पर्दा उड्ढा बिछाकर। लेकिन आज के जो लोग हैं, आज के जो नर्तक है, चाहे नृत्य करने वाले हैं, वो एकदम प्लेन स्टेट खोजते हैं, एकदम सुख सुविधा खोजते हैं। तनी मनी इधर उधर नृत्य छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन पहले के जो नर्तक हुआ करते थे वो ऐसा नहीं करते थे। तो पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क बताते थे, बस इतना लिखना है कि पुराने जो नर्तक हुआ करते थे वो सुख सुविधा ज्यादा नहीं खोजते थे। उनको जो चीज मिलता था, गली या हाटे से लेकर सब जहां मिलता था वहीं पर अपना नर्तक अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया करते थे। लेकिन जो आज के नर्तक है वो गली या हाटे में डांस नहीं करेंगे, उनके लिए पूरा सुख सुविधा चाहिए, स्टेज भी अच्छा चाहिए, हर तरह की सुख सुविधाएं आजकल के नर्तक खोजते हैं। तो यही अंतर है पुराने और आज के नर्तकों में। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया, जीत जीत मैं निरखत हूँ। मतलब इस चैप्टर का सारा जो क्वेश्चन आंसर था वो सब क्लियर हो गया, ठीक है ना। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।